हेलो स्टूडेंट। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। कल का लेक्चर बहुत छोटा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कल देखा था हमने कि सब में पहले एटम के बारे में बात की थी, थ्योरी पुट की थी 1808 में जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने बहुत एक वेग आइडिया दिया था कि एटम एक छोटा पार्टिकल है, इट इज इनविजिबल पार्टिकल। बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है इनविजिबल पार्टिकल है और कई सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। ओके, और वो सही भी था, लेकिन मॉलिक्यूल बनता है एटम से तो ठीक था, लेकिन वो इनविजिबल पार्टिकल है ऐसा उन्होंने बताया था। तो उसके बाद अगली थ्योरी पुट की थी 1897 में जे थॉमसन ने, और उन्होंने एक अच्छी आइडिया दी थी कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं कुछ एटम में से, ऐसा मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और उसकी जो थ्योरी थी उसको हम प्लम पुडिंग थ्योरी जो है इस नाम से जानते हैं। प्लम पुडिंग मतलब कि हाँ, एक एटम जो है ऐसा कहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज एटम होगा और उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन गड़े रहेंगे, यानी कि उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे कि प्लम पुडिंग में होता है। इस प्रकार उन्होंने एक थ्योरी पुट की थी जे थॉमसन ने 1897 में, और उन्होंने बताया था कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये ऐसे लगे रहेंगे प्लम पुडिंग की तरह। तो वो भी थ्योरी उन्होंने पुट की 1897 में उन्होंने प्रेजेंट की थी। तो लेकिन ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, लेकिन वो स्टेबल क्यों होता है एटम, तो इस बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो उनकी थ्योरी भी फिर कुछ दिन तक मानी गई। उसके बाद में रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट बताया था स्कैटरिंग का, कि हमने कल देखा था कि अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलता है और गोल्ड फिल्म, थिन गोल्ड फिल्म जब वो हिट करता है, तो हिट करने के बाद में जो स्क्रीन था, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था, उस पर हमने देखा कि माइक्रोस्कोप से देखा गया कि उसका स्पेक्ट्रम कैसा आता है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल से जब हिट करता है, तो उस हिट करने के बाद में उसका जो ऑब्जर्वेशन है, यानी कि उसके जो स्पेक्ट्रम क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल कैसा स्प्रेड हुआ अलग अलग एंगल से, तो वो भी किस पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। तो वहां एक माइक्रोस्कोप से जब रदरफोर्ड ने देखा, तो उन्होंने देखा कि बहुत कम जो ये थे अल्फा पार्टिकल थे, ओके, जो रेस थे वो डेविड हुए। वो भी कितना डेविड हुए हैं कि 0.14% पार्टिकल डेविड हुए हैं 1%, ओके। और मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो डेविड न होते हुए स्ट्रेट गए, ओके। कुछ पार्टिकल 180 डिग्री यानी कि हिट होके वापस आए, ओके। और कुछ 8000 में से कुछ 1 इज डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो फिल्म रखी थी, वहां से जो उसको जो हिट किया था अल्फा पार्टिकल ने, ओके, तो वहां कहां ना कहां ऐसा एक हार्ड सब्सटेंस था, एक हार्ड पार्टिकल चीज थी, जिससे हिट होकर वो रेस वापस आ रहे थे। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि वो जो छोटी जो चीज है, जिससे, या छोटे जो पार्टिकल जिससे वो अल्फा रेज हिट होके वापस आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस होगा। तो उन्होंने कंक्लूड किया था कि एटम जो है, एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये बताया कि एटम की जो साइज है वो साइज होगी 10⁻⁻10 मीटर, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की साइज जो है वो होगी 10⁻⁻50। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम, ओके। यानी कि एटम का साइज जो है ये 10⁻10 है, तो जो इलेक्ट्रॉन का साइज होगा 10⁻15, इतने छोटे, ओके। और जो न्यूक्लियस है, जो कि कोर यानी सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड it contributes the 99.9% mass of the atom। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज एट द कोर, ओके, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 99.9% मास ऑफ द एटम। यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से, और दिस वे द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड किसके, न्यूक्लियस के, एंड इज जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, जिसमें प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में। तो ये थ्योरी पुट की थी रदरफोर्ड ने, और आपने ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा।
और उसके कुछ फिर ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के, और वो ड्रॉबैक क्या थे कि एटम ये स्टेबल क्यों है ये रदरफोर्ड साहब बता नहीं सके, क्योंकि एज पर द रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हैं, ओके, तो वो जो रिवॉल्व होते हैं वो जो मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है, और सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है, और एक्सेलरेट मोशन हुई तो एक्सेलरेट चार्ज रेडिएट एनर्जी, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो घूमते घूमते उसकी एनर्जी कम कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी बढ़ेगी, और फाइनली वो जाकर किसमें समा जाएगा, उस न्यूक्लियस में, है ना। यदि रदरफोर्ड का यदि हम थ्योरी समझ के लेंगे तो उनका कहना ऐसा था कि जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व around the nucleus, okay, and as the circular motion is accelerated, so accelerated circular motion में क्या होगा कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होगी, उसकी कम कम होती जाएगी, और उसका ये जो रेडियस भी है ये कम होते जाएगा, रेडियस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ये भी बढ़ जाएगी, ओके। और ये बढ़ने के बाद होगा क्या कि फाइनली जो न्यूक्लियस में जाके बढ़ जाएंगे क्या चीज, ये इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नहीं है, जो कि गलत है। तो ये एक ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का। एक ड्रॉबैक था कौन सा, कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, और एनर्जी जो है ये एनर्जी ये कम कम होते जाना चाहिए एज पर रदरफोर्ड, और ये एनर्जी कम कम होते यदि जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है, तो उसके बाद में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा, बैठ जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो थ्योरी थी रदरफोर्ड की, ओके, ये गलत है, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, स्टेबल है, ओके। तो यहां पर उनका क्या हो गया, ड्रॉबैक आ गया किसका, रदरफोर्ड का। तो फाइनली क्या होगा कि बोर्स जो है, ओके, साइंटिस्ट बोर्स जो है उन्होंने अपना पोस्टुलेट प्रेजेंट किया हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो उन्होंने भी सेम कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ये बात तो सही है, लेकिन वो उसके आगे जाकर उन्होंने एक पोस्टुलेट प्रेजेंट किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे कुछ फॉर्मूले उन्होंने क्रिएट किए, और वो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। तो बोर्स पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर्स पोस्टुलेट जो है, ही हैज मेड द पोस्टुलेट स्पेशल फॉर द हाइड्रोजन एटम, जिन्होंने 3 पॉइंट प्रेजेंट किए थे, जिससे सब में पहला पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, उसके लिए जो आपको पता है कि जब सर्कुलर मोशन के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है फॉर सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो सो the force which is required to the centripetal force which is required to rotate this electron around the nucleus is provided by the electrostatic force. मैं फिर से बताऊं आपको, the force required, the centripetal force required for this electron to rotate in the circular motion is provided by the electrostatic force of attraction between this between the negative charge electron and positive charge nucleus. ये तो पहला पॉइंट जो बोर ने प्रेजेंट किया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने प्रेजेंट किया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2π। फिर से बताऊं आपको कि पहला तो उनका पोस्टुलेट पॉइंट ये था कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रोटेट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये पहला था। सेकंड पॉइंट ये था कि वो कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसी ऑर्बिट में रोटेट होंगे जिस ऑर्बिट के लिए उनकी जो एंगुलर मोमेंट है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2π। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो दिस में क्या होगा कि ये एंगुलर मोमेंट क्या है, आई ओमेगा, ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, दैट विल इक्वल टू n h by 2π। तो तीसरा जो पॉइंट था बोर साहब का वो ये था कि व्हेन इट जंप्स, यानी इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में जंप करेंगे तो वो एक एनर्जी रेडिएट करेंगे व्हिच विल इन फॉर्म ऑफ फोटोन। दैट फोटोन एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दैट एनर्जी बिटवीन द हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी। यानी कि मान लो कि एक ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है, ओके, तो इट विल एमिट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। तो ये फोटोन एनर्जी कितनी होगी, यानी कि ये इसका जो एनर्जी है हायर ऑर्बिट से जो लोअर ऑर्बिट की जो गैप है एनर्जी का, उतनी एनर्जी क्या करेगा, वो
वो एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये पोस्टुलेट बोर ने पुट किया था, वो एक्सेप्ट हुआ था। तो अब हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। हम समय पहले तो ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद में सेकंड इसका इक्वेशन देखेंगे कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो उसका इक्वेशन देखेंगे। फाइनली विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि द रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है उसका रेडियस इक्वल टू द एन स्क्वायर। ये भी हम अभी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट। So the very first point of Bohr's postulate is centripetal force। centripetal force तो आपको पता है कि mv स्क्वायर बार r इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, ये e मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्क्वायर लिया मैंने। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, और इस इक्वेशन को यदि मैं अरेंज करूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर ऊपर जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम नीचे आएंगे। ओके, और इसमें बताने की जरूरत नहीं कि एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी इज वेलोसिटी, आर इज रेडियस, जो रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक इक्वेशन मिल गया हमें। तो ये इक्वेशन कहां से मिला हमें, ये फर्स्ट जो पॉइंट है बोर्स पोस्टुलेट उससे। ओके, और सेकंड उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंट क्या है, आई ओमेगा आई पता है आपको, एम आर स्क्वायर। ओके, और ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। ओके, दिस विल इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ओके, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसे हम इसको सेकंड नाम इसको नहीं देंगे, हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज करेंगे कि v बाय आर इक्वल टू एन एच, और एम वी स्क्वायर जो है ये नीचे आएगा, ये 2 पाई एम आर स्क्वायर, और ये आर ऊपर जाएगा। लेकिन सही है, v बाय आर एम आर स्क्वायर नीचे चलेगा, 2 पाई साथ में आ गया, और ये जो नीचे का टर्म था आर इधर जाएगा एन आर एच। ओके, तो ये आर है। ओके, तो मैं फिर से इसको ठीक करता हूँ। ये आर को मैं इधर इधर ले लिया ना आर को, और इधर चलो एन एच आर, ठीक है, एम स्क्वायर नीचे 2 आर। ओके, राइट। तो ये इसको अभी ये मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ। ओके, और इसको यदि मैं इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, और ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये आर एस टू 4 हो जाएगा। ओके, आर एस टू 4 हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर। ओके, 4 हो जाएगा। ओके, ये हम लेंगे थर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कि आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, ओके, इसको हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो ये मैं यहाँ आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लेंगे हम एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई, ठीक है, ये 4 पाई स्क्वायर, ओके, ये एम स्क्वायर और आर एस टू 4। ओके, तो ये जब हम लेने के बाद में अभी क्या क्या कर सकते हैं, ये 2 उड़ जाएंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये से हो जाएगा। ओके, तो मैं पहले तो उसके बाद में ये टर्म्स अब ये हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो है ये आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारे टर्म्स यहाँ लाने पड़ेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर, और ये नीचे रहेंगे ई स्क्वायर 4
पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या क्या कट होगा, इसमें एक तो ये 4 पाई कट हो जाएगा। ओके, यहाँ बचेगा सिर्फ पाई। ओके, उसके बाद में ये एम कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एम हट जाएगा। ये आर स्क्वायर कट हो गया। ओके, तो बचता क्या है, यहाँ बचता है एच स्क्वायर, 4 भी कट होगा। ओके, एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर देन एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई स्क्वायर एम, और यहाँ रहता है एन स्क्वायर। मुझे चेक करने तो स्टूडेंट बराबर है या नहीं है। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि एच जो है एच कांस्टेंट है। ओके, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई स्क्वायर जो ई जो है चार्जेस को भी कांस्टेंट है, और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां हमने इक्वेशन डिराइव किया है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने कहां से डिराइव किया, ये हमने बोर का जो पोस्टुलेट था हाइड्रोजन एटम का, ओके, उसके इससे हमने इसको डिराइव किया। जो पहला जो था बोर्स पोस्टुलेट, पहला जो पॉइंट था कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि द एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल टू एन एच बाई 2। और तीसरा जो पोस्टुलेट का पॉइंट था ये था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करते हैं तो इट रेडियस एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है कि मान लो कि एन ऑर्बिट में एनर्जी है ई एन है। ओके, और पीथ ऑर्बिट में एनर्जी मान लो कि ep है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा माइनस ep। तो इतना एनर्जी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो स्टूडेंट आज हमने क्या देखा है, आज हमने रदरफोर्ड थ्योरी देखा था, जिसमें अल्फा पार्टिकल हिट करता है गोल्ड फॉइल पे, और जो उसका जो डेविएशन होता है उसके ऊपर हमने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी एटम और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की, वो हमने देखा। उसके बाद में बोर्स पोस्टुलेट देखा, जिसमें हमने 3 इक्वेशन निकाले, और 3 इक्वेशन का जो है जो फॉर्मूला है उसको हमने जब इक्वेट किया वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर को, तो वी कुड प्रूव दैट एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो गया ये होता है कि आपको प्रूव करने आ सकता है एग्जाम में, दैट प्रूव दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था आपको थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम, तब तक बाय।